हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नई लेकर फिर हाजिर हैं। मैं डॉक्टर अनुज कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर। आज हम जो यूनिट का अध्ययन करने वाले हैं वो है मनी, नेचर, फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस। ये बीए फर्स्ट ईयर, बीए पार्ट फर्स्ट के सिलेबस में है। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं। मुद्रा, मुद्रा की परिभाषाएं, मुद्रा के कार्य, इसका हम अध्ययन करेंगे आज की वीडियो में। इसको हम वीडियो को दो पार्ट में विभाजित करेंगे क्योंकि थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसके कारण इसको हम दो पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। ओके, लेट्स स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। मुद्रा के कार्य और मुद्रा की इंपॉर्टेंस। मुद्रा का विकास या आविष्कार होने से पहले वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रत्यक्ष विनिमय के आधार पर ही विनिमय किया जाता था। कि वस्तु से वस्तु या नेट बार्टर सिस्टम होता है, इसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, जो कि स्पष्टतः मुद्रा से अलग होता है। जो वस्तु विनिमय प्रणाली होती है उसमें अर्थव्यवस्था में वस्तुओं के बदले वस्तुएं खरीदी जाती हैं, जबकि मौद्रिक अवस्था जो होती है या मौद्रिक इकोनॉमी जो होती है उसमें वस्तुओं से मुद्रा खरीदी जाती है और मुद्रा से वस्तुएं व सेवाएं खरीदी जाती हैं। आदिम समाज की यदि हम बात करें उसमें वस्तु विनिमय प्रणाली अर्थात एक वस्तु से दूसरी वस्तु की अदला बदली या विनिमय प्रणाली ही बहुत ही प्रचलित थी, पर धीरे धीरे ऐसे स्थानों पर प्रचलित है जहां बहुत सारी अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा का प्रयोग बहुत कम होने लगा है। वस्तु विनिमय प्रणाली में अधिकतर यह होता है कि जब किसी एक वस्तु की मात्रा के बदले सीधे कोई और वस्तु ले ली जाती है। एक वस्तु मान लो गेहूं के स्थान पर चने ले लिए या गेहूं के स्थान पर दाल ले ली, तो उसे हम वस्तु विनिमय पद्धति कहते हैं। अर्थात एक वस्तु के स्थान पर दूसरी हमारे जो इंडिया में ग्रामीण इलाके हैं उसमें अभी भी वस्तु विनिमय, अनाज से सब्जियां खरीदना या अनाज से जो परचूने की दुकान होती हैं उनसे हम बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत ही असुविधाजनक तरीका था। इसमें किस प्रकार से विनिमय दर निर्धारित की जाए, इसमें उन लोगों को बहुत समय और पैसा नष्ट करना पड़ता था जो वस्तुओं तथा सेवाओं का विनिमय करने का प्रयत्न करते थे। विनिमय करने के जो तरीके हैं वस्तु विनिमय प्रणाली में वो अनेक गंभीर कठिनाई और असुविधाएं हैं, जैसे कि आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव है, मूल्य के सामान्य मापदंड का अभाव है। इसी प्रकार से कुछ वस्तुओं की अविभाज्यता होती है कि हम उनको टुकड़ों में बांट नहीं सकते हैं। मूल्य संचय में कठिनाई होती है। इसी प्रकार से हम बात कर सकते हैं कि स्थगित भुगतान करने में कठिनाई होती है या विशिष्टीकरण का अभाव होता है। तो इसी वजह से जो नेट बार्टर सिस्टम की जो बहुत सारी कमियां थी या बहुत सारी जो असुविधाएं थी या कठिनाइयां थी, उनके कारण मुद्रा का विकास हुआ। मुद्रा के विकास के बाद हम अधिकांश वस्तुओं का विनिमय मुद्रा में करने लगे, वस्तुओं व सेवाओं का, क्योंकि मुद्रा एक सुविधाजनक विनिमय का साधन है। मुद्रा का अर्थ व प्रकृति के संबंध में बहुत मतभेद व भ्रांतियां चली आ रही हैं। वैसे तो जैसा कि शक्तवास्की ने लक्ष्य किया है कि मुद्रा की संकल्पना को परिभाषित करना कठिन है, आंशिक रूप से तो इसलिए कि यह एक नहीं तीन कार्य करती है और जिनमें से प्रत्येक कार्य मुद्रात्व की कसौटी प्रदान करता है। कौन से कार्य हैं वो, यदि हम उन्हें देखें तो नंबर 1 लेखा की इकाई, नंबर 2 विनिमय का माध्यम और नंबर 3 मूल्य का संचय। प्रोफेसर कॉलबर्न ने जो परिभाषा दी है उनके अनुसार मुद्रा मूल्यांकन तथा भुगतान का साधन है, लेखा की इकाई के रूप में भी, विनिमय के सामान्यतः स्वीकार्य माध्यम के रूप में भी।
कोलबोर्न की परिभाषा जो दी है वैसे तो बहुत व्यापक है, और इस परिभाषा में मूर्त रूप जैसे कि हम बात करें, आपका सोना है, चेक है, सिक्के है, करेंसी है, नोट, बैंक ड्राफ्ट आदि सभी को सम्मिलित कर लिया गया है। तो इस तरह थोड़ी व्यापक परिभाषा है। इसी जॉन हिक्स ने कहा है कि मुद्रा अपने कार्यों से परिभाषित होती है। जिस किसी वस्तु को मुद्रा की भांति प्रयोग किया जाए वही मुद्रा बन जाती है। मुद्रा वही है जो मुद्रा का काम करे। तो ये कुछ फलनात्मक डेफिनेशन है। कुछ अर्थशास्त्री मुद्रा को कानून की शब्दावली में परिभाषित करते हैं। जिस किसी चीज को सरकार मुद्रा घोषित कर दे वही मुद्रा है, इस प्रकार की परिभाषाएं भी हैं, सामान्य स्वीकृति हो जिसमें। तो लेकिन प्रोफेसर जॉनसन ने मुद्रा की परिभाषा के संदर्भ में 4 दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं। तो उन दृष्टिकोण को हम देख लेते हैं। पहला है परंपरागत परिभाषा या परंपरागत दृष्टिकोण। परंपरागत विचारधारा के अनुसार करेंसी और मांग जमा को मुद्रा कहा गया है। किसको? करेंसी और मांग जमा। इसका महत्वपूर्ण कार्य विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करना होता है। किन्स ने अपनी पुस्तक जनरल थ्योरी में नकदी और बैंकों को मांग जमा को मुद्रा कहा है। किन्स ने जो पुस्तक लिखी है जनरल थ्योरी, उसमें बैंकों की मांग जमा जो होती है उसको मुद्रा कहा है। इसी प्रकार हिक्स ने अपने क्रिटिकल एसे इन मॉनेटरी थ्योरी में मुद्रा की प्रकृति के परंपरागत एक 13 वर्गीकरण उन्होंने किया है, जैसे कि लेखा की इकाई, भुगतान करने का साधन और मूल्य का संचय। तो इस प्रकार से जो इसमें अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने परंपरागत दृष्टिकोण से या ट्रेडिशनल व्यू से इसको डिफाइन किया है। दूसरा हम देख सकते हैं फ्रीडमैन की मुद्रा की परिभाषा। इसको हम शिकागो परिमाण दृष्टिकोण भी कहते हैं। शिकागो परिमाण सिद्धांत विचारधारा में शिकागो को विश्वविद्यालय के फ्रीडमैन और उनके अनुयायी जो हैं उनसे संबंध है अधिकांशतः। इस फ्रीडमैन की परिभाषा में के अनुसार करेंसी और कॉमर्शियल बैंक, जितने भी कॉमर्शियल बैंक होते हैं, उनकी कुल समायोजित जमाओं का योग मुद्रा होती है। पुनः देखें हम, करेंसी और कॉमर्शियल बैंकों की कुल समायोजित मांग जमा जो होती है उनका योग मुद्रा होती है। मुद्रा के संदर्भ में फ्रीडमैन ने ये बताया कि वे सभी डॉलर जो लोग अपनी जेबों में लिए घूमते हैं और वे सभी डॉलर जो मांग जमा के रूप में बैंकों में उनके खाते में मौजूद है, वो सभी मुद्रा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि उनकी परिभाषा में मुद्रा किसी भी एक चीज को कह सकते हैं जो सामान्य क्रय शक्ति को अस्थायी आवास प्रदान करने का काम करे। तो फ्रीडमैन ने जो डेफिनेशन दी है उसमें जो नकदी हमारे पास है या जो मांग जमा है उनको हम मुद्रा के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। इस विचारधारा में जो विशेष तौर से मुद्रा के मूल्य संग्रह कार्य पर बल दिया गया है। इस पर मुद्रा के मूल्य संग्रह पर विशेष तौर से इसमें बल दिया गया है। तीसरी यदि हम बात करें रेडक्लिफ विचारधारा, रेडक्लिफ समिति ने धन को नोट प्लस बैंक जमा के रूप में परिभाषित किया है। इसमें हम जैसे कि मुद्रा की धारणा को अपेक्षा बहुत अधिक व्यापक रूप ग्रहण किया गया है। इसमें अर्थव्यवस्था की उपलब्ध साख जो क्रेडिट होता है कि कुल राशि को मुद्रा बताया गया है। इस अतिवादी विचारधारा के अनुसार मुद्रा के प्रचलन वेग की धारणा निरर्थक है। जॉनसन ने बताया है कि यह विचारधारा उतना सिद्धांत प्रस्तुत नहीं करती जितना कि ऐसी स्थिति का उल्लेख करती है जिसका तात्पर्य अत्यधिक लोचदार, जटिल और अस्थिर वेग फलन है, मतलब मुद्रा का वेग फलन है। इसके अनुसार संपूर्ण तरलता की स्थिति निर्णय करने के लिए प्रासंगिक है। बैंक खर्च हो, नकदी हो, धन तक सीमित नहीं है, लेकिन लोगों को लगता है कि वे किसी भी संपत्ति को बेचकर या उधार लेकर या आय से बिक्री के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं।
रेडक्लिफ समिति ने संचलन वेग की अवधारणा का उपयोग नहीं किया है। मैंने बताया जैसे कि संचलन जो वेग है उसको छोड़ दिया है इन्होंने। तो ये आपका रेडक्लिफ समिति के अनुसार जो प्रमुख परिभाषा रही। इसी प्रकार हम बात करें गुल्ले एंड शाह का मत। गुल्ले एंड शाह काफी बड़ी मात्रा में विभिन्न प्रकार की वित्तीय परिसंपत्तियों को मुद्रा के निकट स्थानापन्न मानते हैं। बहुत बड़ी जो वित्तीय परिसंपत्तियां हैं उनको सब्स्टिट्यूट मानते हैं मनी का। उनका मत है कि कॉमर्शियल बैंक सर्वाधिक महत्वपूर्ण वित्तीय बिचौलिए हैं। अंततः ये वित्तीय बिचौलिए जो हैं बचत एवं ऋण एसोसिएशन, जीवन बीमा कंपनियां, बचत बैंक, भविष्य निधि कोष, सरकारी ऋणदाता एजेंसियां आदि बिचौलिए प्राथमिक प्रतिभूतियों अथवा मोर्टेज बंधक, सरकारी प्रतिभूतियों और प्राथमिक और अधिमानित स्टॉक खरीदने के लिए अपनी निधियों का प्रयोग करते हैं। निधियां प्राप्त करने के लिए वे उन अप्रत्यक्ष प्रतिभूतियों को बेचते हैं जिन्हें वे सावधि जमा, बीमा पॉलिसियों, बचतों, कर्ज, शेयरों आदि के रूप में धारण करते हैं। तो ये गुल्ले एंड शॉ की जो डेफिनेशन है वो है। इन चारों विचारधाराओं को यदि मिला दिया जाए, हम ऐसी इन चारों विचारधाराओं को जैसे कि परंपरागत दृष्टिकोण है या फ्रीडमैन का दृष्टिकोण है या रेडक्लिफ विचारधारा है, गुल्ले शो का मत है, इन चारों विचारधाराओं को मिलाया जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि इनमें मुद्रा की परिभाषा में मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार की मुद्रा सम्मिलित कर ली गई है। फ्रीडमैन और स्वार्ट्स ठीक ही कहते हैं, उन्होंने बताया है कि मुद्रा की परिभाषा नियम के आधार पर नहीं अपितु हमारे आर्थिक संबंधों के ज्ञान का संगठन करने में उपयोगिता के आधार पर खोजनी चाहिए। यदि हम बात करें कि प्रोफेसर डेविंसन ने बताया है इसी बारे में, उन्होंने बताया है कि अनिश्चित किंतु वास्तविक जगत में जो पदार्थ मुद्रा वस्तु बनती है जिसे मुद्रा कहते हैं उसमें दो विशेषताएं आवश्यक रूप से होनी चाहिए। पहला उत्पादकता की शून्य अथवा नगण्य लोच और मुद्रा वस्तु तथा उत्पादकता की उच्च लोच वाली मुद्रा के रूप में जो किसी भी अन्य मुद्रा वस्तु के बीच स्थानापन्नता की शून्य लोच। ये थोड़ी क्लिष्ट डेफिनेशन है, हम इसमें न जाकर बस ये चारों दृष्टिकोण हल्के हल्के ध्यान रखना है। ये धन की विशेषता की यदि हम बात करें, धन की विशेषता हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो मुद्रा में सामान्य स्वीकार्यता होती है क्योंकि मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में सभी के स्वीकार की जाती है। इसे स्वीकार करने से कोई इनकार नहीं कर सकता, अतः इसे भुगतान करने की मानक वस्तु के रूप में हम स्वीकार करते हैं। दूसरा, मूल्य का माप। किसी भी अच्छी सेवा या मूल्य को माप करने के लिए मुद्रा जो है वो बहुत ही अच्छा विकल्प है। किसी भी वस्तु के मूल्य को हम मुद्रा में माप सकते हैं और इस मापन को सभी स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट, यदि हम बात करें धन की विशेषता के संदर्भ में, सक्रिय एजेंट। इसमें धन एक आर्थिक प्रणाली का एक सक्रिय एजेंट है। जितनी भी आधुनिक इकोनॉमीज हैं, प्रत्येक प्रक्रिया में धन की आवश्यकता होती है। पैसों की या धन की भागीदारी के बिना उत्पादन की प्रक्रिया भी शुरू नहीं की जा सकती है। जितने भी उत्पादन है, वितरण है, हम आगे इसके विशेषताओं में देखेंगे। तरल परिसंपत्ति की बात करें तो धन अत्यधिक तरल परिसंपत्ति है मुद्रा, और इसे आसानी से वस्तुओं व सेवाओं में कहीं भी किसी भी स्थान पर बदला जा सकता है। वैसे ऋण है, स्टॉक है, बिल है, ये भी तरल परिसंपत्ति है, लेकिन धन जो है, धन या मुद्रा जो है वो तरलता के मामले में सर्वाधिक तरल है या उसको उच्चतम स्थान प्राप्त है। अन्य कितनी भी परिसंपत्ति को धन में परिवर्तित करना होगा, फिर इन्हें वांछित वस्तु या सेवा में परिवर्तित किया सकता है, जबकि धन जो है वो सीधे ही किसी भी वस्तु सेवा में चेंज या तरल परिसंपत्ति है इतनी धन कि उसे किसी भी इच्छित वस्तु में चेंज किया जा सकता है, एक्सचेंज किया जा सकता है। मुद्रा एक साधन है, अंत नहीं है, साध्य नहीं है। धन शब्द का अर्थ वांछित वस्तुओं को प्राप्त करना है। धन का उपयोग केवल संतुष्ट करने के लिए नहीं किया सकता, किसी संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए नहीं किया सकता। यह अप्रत्यक्ष रूप से हमें जो वस्तुएं व सेवाएं संतुष्टि देती हैं उनको प्राप्त करने में, जो वस्तुएं व सेवाएं हमारी इच्छा पूर्ति करती हैं उनको प्राप्त करने का एक साधन मात्र है, उनको विनिमय करने का साधन मात्र है।
नेक्स्ट यदि हम बात करें स्वैच्छिक स्वीकार्यता, धन में या मुद्रा में स्वैच्छिक स्वीकार्य होती है। इसकी बार बार कानूनी मंजूरी नहीं लेनी होती है कि हम कहीं एप्लीकेशन लिखें कि हमें ये मुद्रा स्वीकार नहीं है या नहीं है। सामान्य स्वीकार्यता जो मुद्रा प्रचलन में होती है किसी भी देश में, उसको उसमें स्वैच्छिक स्वीकार्यता होती है। सरकारी नियंत्रण, जैसे कि अब भारत की बात करें, भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार के पास मुद्रा जारी करने का एक अधिकार होता है, जिसे भारत में धन के रूप में स्वीकार किया जाता है। जितने भी भारत में रहने वाले लोग हैं उसे हम स्वैच्छिक स्वीकार करते हैं, और अन्य प्राधिकरण मुद्रा नोट जारी नहीं कर सकता है। इस प्रकार देश की मुद्रा की पूर्ति पर वो सरकारी नियंत्रण होता है, जो सरकार होती है उसका नियंत्रण पूरा होता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें मुद्रा के कार्य, इसमें हम केवल प्राथमिक कार्य के संदर्भ में ही हम इसको देखेंगे। पहला है कि मुद्रा के अनेक कार्य हैं, प्राथमिक कार्य, द्वितीय कार्य, आकस्मिक कार्य, अन्य कार्य, इसमें हमने विभाजित किया है, जो केवल वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई को ही दूर नहीं करते, अपितु आज की दुनिया में व्यापार उद्योग की प्रगति के पत्र पर भी अग्रसर करती है। और इन कार्यों पर क्रम से हम विचार कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, और शोध चल रही है। तो यदि हम बात करें प्राथमिक कार्य की, सर्वप्रथम प्राइमरी जो फंक्शंस होते हैं, उसमें मुद्रा के दो प्राथमिक कार्य होते हैं, एक तो विनिमय का माध्यम और दूसरे मूल्य की इकाई के रूप में कार्य करना। यदि हम बात करें पहले मुद्रा के विनिमय के माध्यम के रूप में, यह मुद्रा का मूल कार्य है, विनिमय का माध्यम के रूप में वस्तुओं को एक्सचेंज करना, क्योंकि उसी से मुद्रा के अन्य कार्यों का विकास हुआ है। क्योंकि नेट बार्टर सिस्टम में या वस्तु विनिमय पद्धति में बहुत सारी कठिनाइयां थी, तो मुद्रा का विकास हुआ किसके रूप में, विनिमय के माध्यम के रूप में। तो ये मूल कार्य है और उसी से ही मुद्रा का विकास हुआ है। विनिमय के माध्यम का काम करके मुद्रा आवश्यकता के दोहरे संयोग की जरूरतें तथा वस्तु विनिमय प्रणाली की जो असुविधा थी, कठिनाइयां थी, उनको समाप्त कर देती है। विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा के प्रचलन से वस्तु विनिमय प्रणाली का सौदा, क्रय और विक्रय के अलग अलग सौदों में बढ़ जाता है, जिसके परिणामस्वरूप आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की अपेक्षा समाप्त हो जाती है। मुद्रा का कार्य सौदों के समय और स्थान को भी अलग अलग कर देता है, क्योंकि किसी वस्तु के विक्रेताओं और क्रेताओं के लिए यह जरूरी नहीं हो रह जाता कि वे एक ही समय पर और एक ही स्थान पर सौदा करें। इसका कारण यह है, क्या कारण है, कि वस्तु का विक्रेता कुछ मुद्रा खरीदता है और फिर मुद्रा समय स्थान के अंतराल पर वस्तु खरीदता है। तो मुद्रा के विनिमय माध्यम के रूप में यदि हम और देखें तो लोग उसे सामान्य स्वीकार करने को तैयार होते हैं, इसलिए यह चुनाव की स्वतंत्रता प्रदान करती है। मुद्रा से हम वस्तुओं व सेवाओं का मिश्रित बंडल, वस्तुएं सेवाएं एक साथ खरीद सकते हैं। साथ ही हम बाजार में अति उत्तम चीज भी ले सकते हैं, जो हमारे पसंद की चीज है, सौदेबाजी कर सकते हैं। मुद्रा काफी हद तक आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त प्रदान करती है, प्रतियोगिता बढ़ाती है, मार्केट का विस्तार करके मार्केट की क्रियाविधि को पूर्ण करती है। तो यदि हम ये कह सकते हैं कि विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा बिचौलिए का काम करती है, यह विनिमय को सुविधापूर्ण बनाती है। हम ये भी कह सकते हैं कि मुद्रा उत्पादन के साधन के रूप में भी कार्य करते हैं, जिससे उत्पादन बढ़ता है। अंतिम विश्लेषण के रूप में हम कह सकते हैं कि मुद्रा व्यापार को आसान बनाती है। जब मुद्रा बिचौलिया का काम करती है तो यह वस्तु तथा सेवा के अन्य वस्तुओं से व्यापार के अप्रत्यक्ष तौर में सहायक होती है। तो ये मुद्रा के जो विनिमय का माध्यम या एक्सचेंज के माध्यम के रूप में कार्य थे, ये हमने देखे। दूसरी यदि हम बात करें मूल्य की इकाई के रूप में, मनी एज ए यूनिट ऑफ वैल्यू, मुद्रा का ये दूसरा प्राथमिक कार्य है, मुद्रा की इकाई के रूप में कार्य करना। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत हमें कोई नियत माप रखना पड़ता था, जैसे किसी तार या लकड़ी के टुकड़े की लंबाई, क्योंकि किसी वस्तु की लंबाई या ऊंचाई मापने के लिए हमें हर एक समय मापन, एक मानक माप के प्रयोग की जरूरत पड़ती थी। इसलिए अच्छा यही है कि किसी विशिष्ट माप को मानक माप के रूप में स्वीकार किया जाए। मूल्य को मापने के लिए मुद्रा उसी तरह मानक है जैसे लंबाई को मापने के लिए गज या मीटर होता है, द्रव्य को नापने के लिए लीटर होता है।
मुद्रा इकाई सभी वस्तुओं सेवाओं के मूल्य को मापने में व्यक्त करती है या मापती है और उन्हें अलग अलग व्यक्त करती है। वास्तव में यदि हम देखें तो मुद्रा इकाई वस्तुओं और सेवाओं को मूल्य को कीमत में व्यक्त करती है। मुद्रा वह सामान्य कॉमन डेनोमिनेटर है जो उन वस्तुओं व सेवाओं की विनिमय दर निर्धारित करती है। यदि हम जिस मूल्य में इकाई में माप लेंगे तभी उनकी विनिमय दर निर्धारित होगी, जिनकी कीमतें मुद्रा इकाई में रखी जाती हैं। मूल्य के माप के अभाव में कीमत निर्धारण की कोई प्रक्रिया हो ही नहीं सकती। यदि हम मूल्य का मापन ना कर पाए कि ये इतने रुपए मीटर है, इतने रुपए लीटर है, ये इतने वस्तु इतने की है, इतने की है, हम मूल्य में इकाई के रूप में माप करते हैं, तो कोई भी जो लेन देन की प्रक्रिया है वो हो ही नहीं सकती है। जब मूल्य के मानक के रूप में मुद्रा प्रयोग होता है तो यह बात जरूरी नहीं रह जाती कि सेवा की कीमतें संतरों में या संतरों की कीमतें अखरोटों में जो हमारी नेट बार्टर सिस्टम में या वस्तु विनिमय पद्धति में था, उसमें बताइए इस तरह चीजों को कितने डॉलर में, इतने रुपए में, इतने फ्रैंक में, इतने पाउंड में हम व्यक्त कर सकते हैं। इसमें जब हम मुद्रा के रूप में व्यक्त करते हैं तो कीमतों की संख्या वस्तु विनिमय प्रणाली में हम इसको देखते हैं। इसके सूत्र हैं, उसकी ऐसी खास आवश्यकता नहीं है हमारे जो विश्लेषण में। तो ये हमने जो पढ़ा मूल्य की इकाई के रूप में धन, ये हमारे डियर स्टूडेंट्स हम मुद्रा के प्राथमिक कार्य तक ही इसको पढ़ेंगे। जो मुद्रा के अन्य कार्य हैं या मुद्रा के द्वितीयक कार्य है, आकस्मिक कार्य हैं, अन्य कार्य हैं या मुद्रा की जो क्या उपयोगिता है, इम्पोर्टेंस क्या है और क्या खानियां भी हैं थोड़ी बहुत डिसइन्वेस्ट जो इम्पोर्टेंट है हमारी, उनको हम नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपकी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे अवश्य बताइएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।